हेलो एवरीवन। लेसन 20 पे थे अपन, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज़। आज स्टार्ट करने वाले हैं कि जितने भी हमारे नेबर्स हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके साथ हमारा रिलेशंस कैसा है, कैसा होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बीच में। इंडिया रिलेशन विथ हर नेबरिंग कंट्रीज़, जो हमारा है व्यवहार दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, उसके बारे में। India is a vast country and its boundaries touch China, Nepal, Bhutan, Burma, Sri Lanka and Pakistan. Afghanistan भी है. India's relation with her neighbors have not been even always one, and often several problems have cropped up. India has always made efforts to solve these problems peacefully and by mutual dialogues, and India does not want interference of a third party. India has always been on and has tried to maintain good relations with her neighbors for stability, peace and development of the country. अपना देश काफ़ी बड़ा है. इस देश की सीमाएं भी काफ़ी देशों के साथ लगती हैं. इसकी सीमाएं लगभग, आपकी सबसे बड़ी सीमा आपकी लगती है बांग्लादेश के साथ, तकरीबन 4100 कुछ किलोमीटर है. उसके बाद आपकी पाकिस्तान के साथ, फिर चाइना के साथ, ऐसे करते करते चीन के साथ सीमा लगती है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बर्मा के साथ, बर्मा जो आज आपका म्यांमार है. श्रीलंका के साथ हमारी ज़मीन से सीमा नहीं लगती है, उससे हमारी सीमा बाई वाटर लगती है. पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है, और अफ़गानिस्तान से सीमा इस तरह से लगती है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है, वो आज भी उसको अपना हिस्सा मानता है. इस बेस पे हमारी सीमा अफ़गानिस्तान से भी लगती है, क्योंकि जो पीओके है उससे अफ़गानिस्तान की टच होती है सीमा. ओके, तो इस तरह से लगती है. इतने पड़ोसी देश हैं, उनमें से कभी ना कभी कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर समस्याएं आती रहती हैं. इन सभी समस्याओं का समाधान अपने देश की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से आपस में बात करके उसका हल निकालने की कोशिश करती है. किसी भी प्रकार से किसी अगले देश के ऊपर एग्रेशन के साथ व्यवहार हमारा देश नहीं करता है, हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है. लेकिन उसके बावजूद कुछ देश आपके ऐसे हैं. पाकिस्तान एक आपका ऐसा देश है जो 1947 से हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है. उसके साथ हमारा चाइना है. फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले आपका नेपाल ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा था जैसे वो हमारा वर्षों पुराना दुश्मन है. इसी तरह से आपका बांग्लादेश, जिससे आपके जो भी वहाँ के रिफ्यूजीज हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले जाते हैं, तो इससे हमारा जो संसाधन है वो धीरे धीरे मिसयूज़ होता है ना. म्यांमार के साथ भी ऐसे ही है. जो वहाँ के लोकल रेजिडेंसी हैं, आपके रोहिंग्या जो कहलाते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, वो धीरे धीरे बसने लगते हैं, है ना. और हमारी ख़राब डिप्लोमेसी की वजह से, ख़राब व्यवस्था की वजह से उन्हें यहाँ का राशन कार्ड वगैरह भी मिल जाता है. अब आगे बढ़ते हैं. अलग अलग देशों के साथ हमारा रिलेशन कैसा है वो दिखाया जाएगा. सबसे पहला आपका इंडिया और चाइना का है, इसको देख लेते हैं. For countries, China and India have lived as friendly neighbors from the times of Ashoka, 3rd century BC, before Christ. Buddhism has made a significant contribution in developing relations between the two countries. Several uh, Indian Buddhist scholars visited China during Ashoka's reign. Chinese travelers like Fahian and Honsang came to India. Chinese students used to come to ancient Nalanda University for studies of ancient scriptures. भारत और चीन की सभ्यता विश्व की बहुत पुरानी सभ्यताओं में से एक है. दोनों देशों के बीच में कई वर्षों से, कई हजारों वर्षों से पुराना संबंध रहा है. तीसरी शताब्दी जो आपका जो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट है, वो ईसा पूर्व उसको हम कहते हैं.
ईसा मसीह के पहले पहले से जो साल था उसके। तो ईसा से पूर्व 3री शताब्दी में, 3rd सेंचुरी में हमारे यहाँ राजा हुआ करते थे, उनको चक्रवर्ती राजा भी कहा जाता है। सम्राट अशोक, उनको चक्रवर्ती राजा भी कहते हैं क्योंकि उनका जो शासन था वो हर दिशाओं में था और काफ़ी, जिसको हम अखंड भारत आज के टाइम पे कहते हैं, अखंड भारत हमको चाहिए, वो अशोक के टाइम का ही अखंड भारत है। ठीक है, तो उस टाइम पे चीन में आपका बौद्ध धर्म का विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि उस टाइम पे बौद्ध धर्म आपका प्रचलित हो रहा था। महात्मा बुद्ध ईसा से 5वीं सदी पहले के हैं और उस टाइम पे बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा चर्चा थी, बहुत ज़्यादा लोग उसको अपना भी रहे थे, नई नई व्यवस्था थी। तो इसी तरह से अशोक ने भी, जब आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे अशोक ने इतना इतना भीषण युद्ध देखने के बाद, इतना खूना खच्चर देखने के बाद उसका मन परिवर्तन हुआ और उसने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने जितने भी उसके दूत हुआ करते थे या फिर जितने भी लोग हुआ करते थे उसके साथ में, जो भी बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे, उसको अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता था। कुछ श्रीलंका भेजे गए थे, श्रीलंका भेजा गया था, संघमित्रा को भेजा गया था। संघमित्रा अशोक की लड़की थी और उस लड़का लड़की दोनों को भेजा गया था श्रीलंका में। इसी तरह से आपका नेपाल में भेजा गया, चाइना में भेजा गया, और भी जगहों पे भेजा गया, थाईलैंड हो गया, ये सारी जगह भी आपकी बौद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, है ना। तो उस टाइम पे आपका चीन में बौद्ध धर्म का विकास होता चला गया। अशोक काल के बाद भारत के अनेक विद्वान चीन गए, चीनी यात्री भी आपके भारत आए, है ना। जैसे इस पे लिखा हुआ है कि फाहियान और हॉनसंग ये भी भारत आए। यहाँ के स्कॉलर्स भी आपके चाइना जाते थे, वहाँ पे रिसर्च होती थी, वहाँ की जो हिस्ट्री वगैरह थी उस पर ध्यान दिया जाता था, उसके चार्ट्स बनाए जाते थे। यात्री हुआ करते थे वो भारत आते थे। भारत में भाई आपका एजुकेशन का हब हुआ करता था इंडिया, जिसमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस हुई थी उसको हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो फिलहाल पाकिस्तान में है पार्टीशन के बाद से। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। गुप्त काल में आपका कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, तो काफ़ी फेमस थी। उसमें तकरीबन 2000 टीचर्स थे और 10,000 स्टूडेंट्स थे। तो जितने भी बाहर के लोग होते थे, स्पेशली चाइना के भी, वो नालंदा यूनिवर्सिटी पे आते थे, पढ़ते थे एज ए स्कॉलर। पढ़ने के बाद उनकी एकेडमिक मार्क्स अच्छे होने की वजह से उन्हें वहीं जॉब मिलती थी, वो वहाँ पढ़ाते भी थे। साथ में जो यात्री आते थे वो वहाँ पे रुक के सारे जितने भी प्रशस्ति पत्र हुआ करते थे या पूरी पुरानी बुक्स हुआ करती थी, जितना भी नॉलेज हुआ करता था, सब वो अपने साथ पैक करके ले जाते थे चाइना। और धीरे धीरे वहाँ पे बौद्ध धर्म का स्टेटस बढ़ता चला गया और आज आपकी चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है ना। साथ में कम्युनिस्ट भी है। कम्युनिस्ट का रोल क्यों था वो हम आगे समझाते हैं, है ना। वर्तमान काल में 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति के परिणाम से साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी सरकार की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे ओपियम वॉर हुई थी एक बार। ओपियम को हम गांजा भी कहते हैं। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ब्रिटेन का भी राज था चाइना पे, है ना। साथ में ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका का भी था, अमेरिका के साथ में रसिया का भी था, इटली का भी था, फ्रांस का भी था। मतलब 5 6 7 देश एक अकेले चाइना पे उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। कैसे? क्योंकि ओपियम जो गांजा का व्यापार था वो फॉरेन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ आपकी चाइना पे करती थी, और चाइना का जो राजा हुआ करता था वो इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। अलाउ ऐसे नहीं कर रहा था कि उसने कह के रखा हुआ था कि जो भी व्यापार होगा, जैसे आज हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें ओपन मार्केट के बारे में बात करते हैं। ओपन मार्केट ऐसा होता है कि मतलब आप अपना सामान लाइए, किसी को भी बेचिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी बीच में कोई दलाल नहीं होगा कि आपको पहले उससे संपर्क करना पड़ेगा। ओपन मार्केट है, आपको जो करना है करेंगे, आप सामान लाइए, बेचिए, खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना में ऐसा ओपन मार्केट नहीं था।
तो उन्होंने एक संस्था बना के रखी हुई थी कि आप पहले ओपियम उनको बेचेंगे, फिर उसके बाद वो लोग ओपियम मार्केट में जाके बेचेंगे जहाँ पे बिकता है। तो ऐसे होता रहा तो इनको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो उन्होंने चाइना के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद जितनी भी आपकी नेवी वगैरह थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, सारी नेवी चाइना पे उतारी गई, बराबर हमला हुआ और चाइना को जीत लिया गया। तो अलग अलग एरियाज़ पे अलग अलग देशों ने कब्जा किया। यूरोपियन कंट्रीज़ में आपका कम्युनिज़्म बहुत तेज़ चलता है, तो जहाँ जहाँ पे रसिया हो गया या इटली हो गया या कुछ जगहों पे फ्रांस, तो इन्होंने मिलके जो साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 में, तो इसके चलते चीन आपका पहले बुद्धिस्ट था, उसके बाद कम्युनिस्ट हो गया। बौद्ध धर्म हालांकि उसका कोर है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिस्ट है। वहाँ पे कोई बहुत अच्छा डेमोक्रेसी का रोल हम नहीं कह सकते हैं। वहाँ पे फासिस्ट वाली गवर्नमेंट काम करती है, मतलब वो अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती है ना। तो जब चीन अपने अस्तित्व में आया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लेके, तो भारत ने चीन में साम्यवादी क्रांति का स्वागत भी किया और चीन की नई सरकार से अच्छे संबंध स्थापित करने की पहल भी की। कुछ समय के लिए वे सफल हुए, लेकिन साम्यवादी चीन की सबसे पहले मान्यता देने वाला भारत ही था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में चीन को एक मेंबर बनाने की पहल की, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो आपके 5 देश हैं उसमें से एक चाइना भी है, लेकिन वो जो सीट है वो मिल रही थी भारत को, इंडिया को ऑफर हुई थी। लेकिन उस टाइम पे जैसी भी डिप्लोमेसी रही हो, जैसी भी विचारधारा रही हो हमारे नेताओं की, उन्होंने चाइना को ऑफर कर दी कि चाइना बेहतर कैंडिडेट होगा यूनाइटेड नेशंस में एक बनने का। तो अब वही चीज़ हमको अखर रही है कि उस टाइम पे बाकी जो 4 देश हैं वो अलाउ करते हैं कि हाँ, इंडिया को भी अब एक यूनाइटेड नेशंस में एक सीट बढ़ा के इंडिया को भी उसमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए। लेकिन जो चाइना है वो अलाउ नहीं करता है, वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करके अलाउ नहीं करता है कि इंडिया को हम पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं। ओके, और क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में ऐसा नियम है कि 5 के 5 सदस्य जो हैं उनको एग्री होना पड़ेगा किसी भी एक निर्णय के लिए, और चाइना उस पर वीटो पावर को लगा देता है। ओके, तो इसके शुरुआती दौर में चाइना के साथ हमारा ठीक ठाक था कुछ, लेकिन उसके बाद उसने 1962 में हम पे एक वॉर इम्प्लीमेंट कर दी थी, है ना। अब इसके बारे में हम जानते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम इन 1949 कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन चाइना। After the Communist Revolution, India welcomed the Communist Revolution in China and took initiative to develop good relation with China. Since then, India has desired to have good neighborly relation with China. India, in fact, welcomed the Chinese Revolution. She was one of the first country to recognize Communist China, thereby helping her to become member of the UN. Okay. In 1954, India signed an agreement with China. The agreement is known as the Panchsheel Pact or 5 Principles of Peaceful Coexistence. India continued to subscribe to these principles even when her relations with China worsened in 1962. During the 1962 war, India defended her borders. Though the war was soon over, normal relations between the two could not be restored for a long time, but Indian efforts for good relations with China still continue. भारत चीन के बीच में आपको पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, 1954 में। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये समझौता आपका तिब्बत पे कब्जा होने के बाद हुआ। तिब्बत आपका एक फ्री कंट्री के तौर पे जाना जाता था, है ना। तिब्बत के पास काफ़ी ऐसे रूट्स हुआ करते थे जिसके थ्रू आपका बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, है ना। एक एक रूट्स डिसाइड रहते थे कि इस रूट से ये व्यापार आपका ज़्यादा होता है, इस रूट से आपका इस चीज़ का व्यापार ज़्यादा होता है। तो तिब्बत के पास इस चीज़ की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था थी, और चाइना जो कि साम्राज्यवादी के तौर पे उभर रहा था, तो उसने तिब्बत को कब्जा लिया 1950 के टाइम पे। तिब्बत को कब्जा लिया, और उसने लद्दाख पे भी, क्योंकि तिब्बत और लद्दाख का बहुत पुराना रिलेशन है। जो आपके लद्दाख के राजा हुआ करते थे या कश्मीर के राजा हुआ करते थे,
हरि सिंह के पहले की बात है। जो राजा हरि सिंह है कश्मीर के, वो उससे पहले के जो राजा हुआ करते, तो उस टाइम पे कभी ऐसा होता था कि तिब्बत और चाइना तक का कुछ हिस्सा आपका इंडिया का होता था। कभी ऐसा होता था कि चाइना का कोई राजा हो गया, वो तिब्बत को कब्जा लिया, तिब्बत जीत लिया, कभी कभी लद्दाख के एरिया तक जीत गया, फिर इंडिया के राजा जो थे वो तिब्बत को जीत लिए। तो ऐसे करते करते चाइना अब भी मानता है कि तिब्बत का एरिया बिलोंग करता है चाइना को, साथ में इंडिया का जो लद्दाख रीजन है वो भी बिलोंग करता है चाइना को, साथ में अरुणाचल प्रदेश भी बिलोंग करता है चाइना को, सिक्किम भी और भूटान भी। ऐसे करते करते पूरी दुनिया, उसका यही मानना है। वो आज की एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानता है, वो अपने एंशियंट हिस्ट्री पे ज़्यादा भरोसा करता है कि लद्दाख भी हमारे राजाओं द्वारा जीता गया था, सो वो लद्दाख भी बिलोंग करता है चाइना को। ऐसा हालांकि है नहीं। तो 1954 पे दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया कि भाई अगर ऐसे ही रहा तो आगे चल के भी कोई पीसफुल रिलेशन हम दोनों बना नहीं सकते हैं और हम दोनों आपस में ही लड़ते झड़कते रहेंगे। तो 1954 में पंचशील समझौता किया गया, जिसमें 5 नियम आपके बनाए गए कि इसके तहत कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा, दूसरे की ज़मीन पे अतिक्रमण नहीं करेगा, है ना, शांति वाला माहौल बनाए रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। पर कुछ समय के बाद चीन ने भारत चीन सीमा के बहुत बड़े भाग पे अपना दावा ठोक दिया और 1962 में भारत पर चीन ने हमला कर दिया। भारत ने चीन के इस आक्रमण का विरोध किया और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, अपने बॉर्डर्स की रक्षा के लिए इसने भी युद्ध करना शुरू किया। वॉर के बाद भारत चीन का जो संबंध था वो हमेशा टेंशन वाला ही रहा और वो आगे चल के सम्मान नहीं हो पाया। और आज की स्थिति आप और हम जानते हैं कि चाइना के साथ क्या है। तो 1954 में आपका पंचशील पैक्ट साइन हुआ, वो उसकी चाइना ने अवहेलना करनी शुरू कर दी, मानना बंद कर दिया। उसके बाद 1962 में वॉर हुई। क्यों? क्योंकि वही लद्दाख वाला सीन, वही लद्दाख हमारा है, लद्दाख हमको चाहिए। टू फ्रंट वॉर हुई थी। लद्दाख की तरफ भी एक सेना का वॉर खोला गया था, साथ में अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी किया गया था, है ना। तो इसी दरमियान पे जो हमारा कैलाश मानसरोवर वाला इलाका है, 1962 वॉर पे ये इलाका चाइना कब्जा लिया। तकरीबन कहते हैं कि 50,000 स्क्वायर माइल्स पे है ना, 50,000 स्क्वायर मील का इलाका है जो चाइना के पास चला गया है 1962 वॉर के टाइम पे। लेकिन आज जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा निकलती है वो हमको चाइना से परमिशन लेने के बाद ही वहाँ पे जाने को मिलता है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो इलाका हम आज तक वापस नहीं ले पाए हैं। इसके बाद भी चाइना अभी भी क्लेम करता है कि पूरा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश आज भी बिलोंग करता है चाइना को। और अभी आपका जो गलवान वैली का हुआ था, इससे पहले आपका जो सिक्किम का डोकलाम का हुआ था, दोनों मिलिट्रीज स्टैंड ऑफ कर रही थी आमने सामने, है ना। गलवान वैली वाला तो अभी अभी भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ पे मिलिट्री का स्टैंड ऑफ अभी भी है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी हैं। आगे बढ़ते हैं। After 2 decades of war, both sides have made efforts to develop good diplomatic relations with had strained. It was again restored in 1976. Dialogues were held between India and China to solve the border issues. At present, several economic, commercial, and political agreements have been signed between the two, but the border is still a vexed issue. However, efforts are being made to find out a peaceful situation. युद्ध के लगभग 2 दशक के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद, भारत चीन संबंध में थोड़ा बहुत सुधार का प्रयत्न आपका किया भी गया। इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा एफर्ट लगाती है कि चाइना के साथ हमारा संबंध बना रहे। हर एक गवर्नमेंट जब भी फॉर्म होती है भारत सरकार के लिए, तो किसी न किसी का, सबका अपना अपना एक विचारधारा होती है कि किसके साथ हमको कैसे रिलेशंस रखने हैं, और उसका विज़न तय करता है कि देश का भविष्य क्या होगा। तो पुरानी जितनी भी सरकारें थी उन्होंने ट्राई मारा कि भाई चाइना के साथ हमारा संबंध बना रहना चाहिए। बना इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमारा संबंध अगर उससे बिगड़ेगा तो हमारा घाटा था। घाटा ये था क्योंकि चाइना के पास सारे व्यापार का
काफ़ी बड़ा हिस्सा चाइना के पास था। वो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। अगर चाइना एक्सपोर्ट करना बंद कर देता तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम होता है, इलेक्ट्रिकल जो भी काम होता है, या फिर जो दवाइयों का काम होता है, और भी जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर देते चाइना के साथ में, तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती। आज भी चाइना आपका दवाइयों की जो एपीआई होती है, मे बी एपीआई ही कहते हैं उसको, जो दवाइयों का कोर होता है, वो अकेले 70% चाइना प्रोड्यूस करता है पूरे दुनिया का। और बाकी का जो ऊपर का सेल होता है, सिर्फ किसी मेडिसिन का ऊपर का कवर होता है ना, वो प्लास्टिक वाला कवर नहीं, दवाइयों का जो ऊपर का वाइट वाइट जो कवर होता है, सिर्फ वो इंडिया बनाता है। बाकी अंदर का जो कोर मटेरियल है वो चाइना की तरफ से बन के आता है, उसको मे बी एपीआई कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चाइना के ऊपर डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा थी, तो कोशिश भी हमने ज़्यादा की, कई सारे हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए या फिर कमेटीज़ बनाई, राजनीतिक सूझबूझ की कोशिश की, लेकिन हमारा कोई भी चीज़ें सफल हो नहीं पाई। क्योंकि देखिए 1962 की वॉर हुई थी, उसके बाद हम एक और वॉर हम झेले थे 1967 में। हालांकि ये वॉर आपकी 3 से 4 दिन की ही थी, लेकिन ये मायने बहुत रखती थी। क्योंकि जो गलवान वैली तरफ का जो एरिया है, उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे, जो भी पहाड़ी इलाका पड़ता है, तो वहाँ पे 3 पोस्ट हुआ करती थी। चाइना ने वहाँ पे हमला किया था, और उसमें से एक पोस्ट आज हमारे पास नहीं है। उसका मिलिट्री के हायर ऑफिशियल्स होते हैं, उन्होंने कहा है कि आप अगर जाना चाहते हैं उस पोस्ट को छोड़ के तो आप जा सकते हैं, अगर आप टिकना चाहते हैं उस पोस्ट पे तो आप टिक सकते हैं। तो 3 कमांडर में से एक कमांडर ने अपनी सिचुएशन देखते हुए कि सामने पूरी टैंक रेजिमेंट है या फिर आर्टलरीज खड़ी हैं, सैनिक ज़्यादा हैं, तो उसने वो पोस्ट पीछे हटी, एक पोस्ट छोड़ के पीछे आ गया। बाकी 2 ने अपनी पोस्ट संभाली रखी, और एक पोस्ट हमारे पास नहीं है, एक पीक हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे चाइना के साथ संबंध है ना। और आज हमारे इकोनॉमिक संबंध कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, हमारी कोई बहुत अच्छी खासी वार्तालाप नहीं होती है। और जिस हिसाब से कोरोना का आउटब्रेक चाइना से हुआ था, इस चीज़ के लिए पूरी दुनिया चाइना को दोषी मानती है, और आगे क्या होगा देखा जाएगा। और उम्मीद नहीं है कि चाइना के साथ कोई बेहतर कोऑर्डिनेशन आगे भी बनेगा। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड नेपाल। Nepal is situated in the north of India. Till now, this was the only Hindu nation in the world. But after protest against the Nepal king in October 2006, Nepal has lost the status of a Hindu nation. The frontiers of India and Nepal meet in the north of Uttar Pradesh and the southern slopes of the Himalayas. India has traditional and friendly relations with Nepal. It is famous that Nepal is the native land of Mother Sita and Gautam Buddha. The Shiva temple known as Pashupatinath is located in Nepal, Kathmandu, which is famous religious spot for Indians. India and Nepal's political and economic relations are quite strong. India granted an aid of rupees 8 crore to Nepal for development schemes. India thus has contributed a lot to the socio-economic development of Nepal. For example, India has offered rupees 50 crores to Nepal for the construction of 204 kilometers of the east-west highway known as Mahendra Raj Marg. The outpatient department of Beer Hospital, which has been constructed with the Indian aid, is another example of friendly relations between the two countries. In 1950, India and Nepal signed trade pact, and India also provided free route to Nepal. With a view of security point, Nepal occupies greater importance for India. As per 1950 treaty, India will help facilitate arms import to Nepal for its security. The citizens of both the countries can enter in each other countries without any restrictions. India had played vital role in the abolition of monarchy in Nepal. Many students from Nepal come to India for studies. Nepal saw change of power in October 2006, and with the change of rule, post of king has been abolished. Now Nepal has total democratic setup.
डिस्पाइट चेंज ऑफ द रूल, इंडियाज रिलेशन विथ नेपाल हैव नॉट चेंज्ड। भारत आपका नेपाल भारत के नॉर्दर्न साइड पे स्थित है। नेपाल का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चाइना और भारत के बीच में नेपाल एक अलग देश बना हुआ है। नेपाल पॉसिबिलिटी है, जिस हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि चाइना ऑक्यूपाइड कर ले नेपाल को, क्योंकि कुछ हिस्सा आपका चाइना ऑक्यूपाइड कर ही चुका है नेपाल का। नेपाल आपका नॉर्दर्न साइड पे है इंडिया के। अभी तक आपका ये एकमात्र आपका ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र था। पहले आपका भारत भी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस के साथ में भारत को सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया गया और नेपाल भी फिलहाल आपकी सेकुलर कंट्री के तौर पे घोषित है। 2006 तक आपका ये राजशाही के तौर पे जीवित था। राज सत्ता यहाँ पे थी, हिंदू राष्ट्र भी था और दो टाइप की गवर्नमेंट चलती है यहाँ पे। एक आपकी राइट विंगर है, एक आपकी लेफ्ट विंगर है। लेफ्ट विंगर जो गवर्नमेंट है वो प्रेरित है चाइना से। चाइना की गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है, उसकी इंटेलिजेंस संभालती है। और जो राइट विंगर गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को पैसे के दम पे गिराने के बाद, लेफ्ट विंगर गवर्नमेंट को नेपाल की सत्ता में बैठाने के बाद, ये जो हिंदू राष्ट्र वाला टैग था उस गवर्नमेंट ने हटा दिया। भारत और नेपाल की जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालय के जो दक्षिणी ढाल है उससे मिलती हैं। नेपाल के साथ भारत का संबंध आपका बहुत पुराना भी है और सांस्कृतिक भी है। सांस्कृतिक इसलिए है क्योंकि नेपाल में ही आपका मैथिली है। मैथिली में माता सीता का घर है, माता सीता वहीं से हैं। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली भी आपकी नेपाल है। पशुपतिनाथ का जो शिव मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, वो भी नेपाल में है, काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। भारतीयों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, मोदी जी भी वहाँ जा चुके हैं। काठमांडू में ही आपका कुछ साल पहले आपका बहुत हैवी भूकंप आया था, उस पर भी इंडियन गवर्नमेंट ने खुल के वहाँ पे सहायता की थी। जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है उसे वहाँ भेजा गया था। साथ में जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं, रुपए पैसे सुविधाएं हैं, वो सारी हमने नेपाल को दी थी। भारत और नेपाल के राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी आपके मजबूत हैं। अगर हम इस गवर्नमेंट की बात छोड़ दें, नेपाल की जो फिलहाल ओली की गवर्नमेंट है उसको अगर हम छोड़ दें, तो हमारा रिलेशन नेपाल के साथ बहुत अच्छा है। वहाँ की जनता के साथ भी अच्छा है क्योंकि उनमें हमें कोई खास अंतर नहीं है, है ना। तो भारत ने विकास जितना भी विकास है, जितनी विकास योजनाएं हैं, उसके लिए नेपाल को 8 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। नेपाल ने 1974 में औद्योगिक और तकनीकी सहयोग बनाने के लिए समझौता किया। इस प्रकार भारत ने नेपाल के सामाजिक और आर्थिक विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायता की और करते आ भी रहे हैं। भारत ने नेपाल में 204 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के लिए, जो आपका महेंद्र मार्ग कहलाता है, उसके लिए 50 करोड़ रुपए नेपाल को दिए थे। वीर अस्पताल का जो एक विभाग है उसको भी भारत ने अपने सहयोग से बनवाया था। 1950 में भारत ने नेपाल के साथ व्यापारिक संधि की थी। भारत ने नेपाल को समुद्री रास्ता प्रोवाइड करके रखा हुआ है। देखने वाली बात यह है कि नेपाल के पास कोई भी कोस्ट लाइन नहीं है क्योंकि वो पूरा लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड उसको कहा जाता है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है, जिसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं होती है। तो नेपाल को भारत सरकार ने एक सी रूट दिया हुआ है कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी वो ओली भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देता है चाइना से प्रेरित होकर। भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल की बहुत विशेष स्थिति है, सिर्फ चाइना की वजह से। चाइना और भारत के बीच में कोई तो है जो खड़ा है। नेपाल चीन और भारत के बीच स्थित है। 1950 में भारत नेपाल के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। उसके हिसाब से भारत नेपाल को अपनी सुरक्षा के लिए जितनी बंदूक वगैरह होंगी वो उसकी सुविधा देगा, या आप इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी सुविधा नेपाल को दी जा रही है। दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं वो अब एक दूसरे के देश में बहुत आराम से, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी ज़्यादा 3-5 के यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं, है ना। नेपाल में सामंतशाही व्यवस्था आपकी समाप्त करने के बाद भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेपाल से बहुत सारे स्टूडेंट्स भारत में
पढ़ने के लिए आते हैं। और ये भी देखिए कि नेपाल के लोग आपके इंडियन पुलिस सर्विस में भी भर्ती हो सकते हैं, साथ में वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो कलेक्टर बन सकते हैं, वो एनडीए में जा सकते हैं। एनडीए आपकी मिलिट्री सेवा है, एनडीए आईएमए में वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, है ना। तो नेपाल के बहुत सारी सैनिक, आपकी जो गोरखा सैनिक हैं, वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशन है। थर्ड है आपका इंडिया एंड भूटान, ये रहा। Bhutan, situated in northeast of India, is a small country. In the north of Bhutan lies Tibet, while west, east, and south sides are surrounded by India. The total area of Bhutan is 53,000 square kilometers. Mostly inhabitants are Buddhist. India Bhutan's relations are traditional as it is situated between India and Nepal. When we study ancient history, it becomes clear that major part of Bhutan earlier was the part of India. Until 7th century, Indian rulers ruled the area. The Buddhist traveler Padmasambhav has a special place in their religion. It was Padmasambhav who preached Buddhism to Bhutanese. The people of Bhutan still respect him as their guru. India Bhutan's commercial and economic relations are quite old. India used to purchase silk and betel nut from Bhutan. In 1910, Senchula Pact was signed, and on this basis, both the nations that is Bhutan and India were formed. In 1949, again a pact was signed with the affirmation that it will be so, solely India's responsibility to protect Bhutan. India has helped Bhutan in her economic development. In 1961, India Bhutan signed Water Pact on River Tanka, and today electricity is being generated there. The capital of Bhutan, Thimphu, has been made a modern city with the assistance of India. India is helping Bhutan in various fields such as telecommunication, road constructions, road construction works. India has given financial help of rupees 13 crore to Bhutan to build Pandena cement plant. भूटान इंडिया से आपका नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में आपका एक छोटा सा देश है। भूटान के नॉर्थ साइड पे तिब्बत है, और वेस्ट, ईस्ट और साउथ में भारत है। इस देश का टोटल जो आपका एरिया है, टोटल क्षेत्रफल जो है वो 53,000 वर्ग किलोमीटर है, 53,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो आबादी है वो लोकल आपकी बौद्ध है, और जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो रिलीजियस फॉलो करती है वो बौद्ध धर्म का है। भारत भूटान के संबंध आपके बहुत पुराने हैं, सांस्कृतिक भी हैं, जैसे कि भारत नेपाल के हैं। प्राचीन इतिहास का अगर हम उठा के देखें तो उससे बात पता चलती है कि पहले भूटान का एक बहुत बड़ा जो भाग था, या कहा जाए पूरा भूटान आपका, उसकी अधिकतर जो सीमाएं थी वहाँ पे भारत के जो रूलर्स थे वो रूल करते थे, जो राजा थे वो राज करते थे। 7वीं शताब्दी तक वहाँ पे भारतीय शासकों का वहाँ पे राज हुआ करता था। भूटान की जो धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध भिक्षु आपके पद्मसंभव का विशेष स्थान है। पद्मसंभव ने ही भूटान की जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी। भूटान के लोग इन्हें आज भी अपना गुरु मानते हैं। भारत भूटान व्यापारिक और आर्थिक संबंध काफ़ी पुराने हैं। भूटान से रेशमी कपड़ा और सुपारी खरीदी जाती थी, जिसको हम कहा गया नट वेयर यू आर नट। बीटल नट दिख ही नहीं रहा था। बीटल नट को हम सुपारी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम वहाँ से आयात करते थे या वहाँ से ख़रीदा करते थे, ठीक है। 1910 में सिंचुला संधि हुई। इसी संधि के बाद भारत भूटान आपका बना। 1949 में भारत भूटान संधि हुई, जिसमें ये
स्वीकार किया गया कि भूटान की जो सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत को अदा करना पड़ेगा। भूटान के आर्थिक विकास में भारत पूरी तरह सहयोग करता है। सितंबर 1961 में वहाँ की जो नदी है टंका नदी जो है उसके संबंध में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके वहाँ पे भारत और भूटान दोनों मिलके उस नदी पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, या जो बिजली बनती है वो उस टंका नदी पे बनेगी। भारत की राजधानी आपकी थिम्पू है, भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है, और भारत के सहयोग से उसको स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। भारत ने वहाँ की सड़कों का नवीनीकरण किया है या आधुनिकीकरण किया है। भारत में भूटान के पेंडेना सीमेंट संयंत्र के लिए 13 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। अभी अभी हाल में जैसे ट्रीटी साइन हुई है भारत और भूटान के बीच में कि भूटान की रक्षा भारत को करनी पड़ेगी। इसी के तहत आपका ऐसा हुआ था कि अभी चाइना ने क्लेम कर दिया था कि वहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है, हाँ राष्ट्रीय उद्यान है भूटान का। तो चाइना ने कहा कि एरिया बिलोंग करता है चाइना को, और प्रॉब्लम एक्चुअल ये थी, प्रॉब्लम क्या कहा जाए, एक बेनिफिट ये था कि चाइना की एक्चुअल बॉर्डर भूटान की सीमा के साथ नहीं लगती है। एक तो मैं घंटी से परेशान हूँ, तो और चाइना ने उसको क्लेम कर दिया था। आगे बढ़ते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान की तरफ, सबसे घटिया देश इंडिया एंड पाकिस्तान। As a result of the partition of India in 1947, a new nation, Pakistan, was created. India and Pakistan had common history, culture, economy, and geography, but as a result of partition, there was dispute on issues of property, border distribution of water, etc. But soon, political differences also began to grow between the two countries. Kashmir became the cornerstone of dispute between India and Pakistan. Soon after the partition, Kashmir dispute has been the reason of Pakistan's four armed attacks on India. First attack was in October 1947 when it provided armed support to the border Kabylis and attacked Kashmir. The second attack in 1965 1965 war very widespread. Third attack was launched in 1971 during the Bangladesh war, and the fourth attack on Kashmir in 1999 is known as the Kargil War. All the attacks were aimed at establishing control over Kashmir, but they failed due to efforts of Indian Army. एक्चुअल में 1947, 65, 71, 99 इन सब वॉर्स के अलावा भी आपके कुछ छोटे मोटे वॉर्स आपके हुए थे। आपका ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 के दरमियान पे सियाचिन पे, जब पाकिस्तान ने सियाचिन पे कब्जा करने के लिए, वो भी आपका एक्चुअल कश्मीर पे ही कहलाता है ना। अब तो कश्मीर जैसा कोई शब्द ही नहीं बचा है जब से आपका जम्मू और लद्दाख को दो अलग यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया है ना। तो उसमें से कश्मीर हटा दिया गया है। तो 1984 में आपका सियाचिन में हुआ था एक बार, वो भी कश्मीर पे आता है, ऑपरेशन मेघदूत कहलाता है ना। जैसे ऑपरेशन विजय है, मेघदूत है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और आपका आए दिन कोई ना कोई सीज फायर आपका होता रहता है ना। युद्ध विराम की जो ट्रीटी साइन की गई है उसका उल्लंघन करना आपका सीज फायर कहलाता है। पुलवामा अटैक हो जाए, चाहे उरी अटैक हो जाए, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा कराई जाती रही हैं। तो इसको अपन समझ लेते हैं। पाकिस्तान का जो निर्माण था वो 1947 में हुआ था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में आपका भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। उसके बाद से ही हमारे बीच में ये समस्याएं खिंचने लगी। देखिए हमारी सारी चीज़ें एक समान है, चाहे आप इतिहास देख लीजिए, भूगोल देख लीजिए, सांस्कृतिक तौर पे, आर्थिक दृष्टि से, सभी बातों में हम एक समान है। लेकिन विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच में शुरुआती समय में तो प्रॉपर्टी और बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें होने लगी। क्योंकि देखिए तत्काल तरीके से पाकिस्तान के लिए मांग उठाई गई और पाकिस्तान को बनवा भी लिया गया किसी न किसी तरीके से, लेकिन उन्हें पूरी फ्यूचर प्लानिंग नहीं की थी कि ऐसी ऐसी समस्याएं भी हमको देखने को मिल जाएंगी।
क्योंकि पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है, जैसे आप जो लद्दाख वाला जो एरिया मान लीजिए, कश्मीर वाला जो एरिया है जो उसने कब्जा के रखा है, वहाँ पे आप कोई बहुत बड़ी खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। बलूचिस्तान वाला एरिया आप देख लीजिए, वहाँ भी कोई बहुत खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। सिंध वाला जो प्रोविंस है उसमें भी बहुत सारा इलाका आपका वैलीज का है, वो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ तो कुछ ही स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे ये अपना जीवन यापन सही तरीके से कर पा रहे हैं। बाकी इस समय आपकी पाकिस्तान की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। अभी न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ पे अदरक 1,000 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है, तो टमाटर के क्या हाल होंगे। तो धीरे धीरे विवाद आपके उठने लगे। इसी के चलते आपका सबसे जो मेन मुद्दा था पाकिस्तान और भारत का, वो ये था, वो कश्मीर कश्मीर चाहते थे ये पाकिस्तानी। कश्मीर चाहते थे, ज़बरदस्ती हथियाना चाहते। देखिए लॉर्ड माउंट बैटन जो आखिरी वायसराय था, उस देखते ब्रिटेन की जो आदत थी ना, फूट डालो राज को वाली नीति, उसके चक्कर में आज पाकिस्तान जैसा नासुक राज हमको झेलने को मिल रहा है। इसने लास्ट लास्ट में कह दिया कि भाई साहब जितने भी रियासतें हैं, 565 रियासतें थी, उसमें से एक आपकी जूनागढ़ की रियासत, एक आपका हैदराबाद की रियासत, दो ये हो गई, एक कोई और एक रियासत थी उसे भी इंडिया ने कब्जाया था, उसका नाम बहुत फेमस नहीं है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा। और तीसरा अभी कश्मीर की रियासत। कश्मीर की रियासत देखिए ऐसी थी कि राजा हरि सिंह ने कहा था कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि माउंट बैटन ने ऑफर दिया था सभी रियासतों को कि या तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, या हिंदुस्तान में बने रहो, या फिर इंडिपेंडेंट हो जाओ। भाई साहब अगर हैदराबाद जैसी जगह भारत के बीचों बीच वो कह दे हमको पाकिस्तान में जाना है, तो भारत का नक्शा क्या होगा। आप सोच के देखिए, जूनागढ़ वाला जो एरिया था गुजरात का, उसने जूनागढ़ के निजाम में कह दिया कि मुझे पाकिस्तान में जाना है। और पाकिस्तान इस चीज़ के लिए रेफरेंस क्या दे रहा है? रेफरेंस ये दे रहा है कि जूनागढ़ की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है। कैसे लगती है? कराची का जो सी पोर्ट है, वहाँ से कभी जहाज आया करते थे जूनागढ़ में, तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को रेफरेंस के तौर पे दिखा दिया कि भाई साहब कि वाटर वाटर बॉडी लगती है जूनागढ़ के साथ, तो हमको चाहिए। अरे मजाक है, तुम ऐसे ही ले लोगे यार। कश्मीर में रोल ये था कि उसने कहा राजा हरि सिंह ने कि मैं श्योर नहीं हूँ अभी कि मुझे किसकी तरफ जाना है, लेकिन उसके बाद उसने धीरे धीरे अपना निर्णय पलटा और सरदार पटेल से उन्होंने कहा कि हम भारत में आना चाहते हैं, और उसने ट्रीटी साइन की, बाकायदा ट्रीटी साइन की। और तभी ट्रीटी साइन करते करते ही आपका 1947 में जैसे ही पाकिस्तान आपका आज़ाद हुआ था, कश्मीर पे हमला कर दिया। खुद की सेना तो भेजी ही भेजी। अब सेना क्या थी उसके पास, जो आतंकवादी संगठन होते हैं ना, वही पहुंच गए सारे के सारे, जितने भी हथियार वगैरह थे, जो लोकल आपके कबीले थे, उसको दे दिए गए और उसने हमला बोल दिया। तो यहाँ से भारतीय गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री को भेजा था और 1947 वाला वॉर हमने जीता। उसके बाद आपका 1965 वाली वॉर भी आपकी स्टार्ट हुई। उसमें भी मेन मुद्दा आपका कश्मीर था, वो भी पाकिस्तान ने मुँह की खाई। 1971 का वॉर आपका बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए हुआ था। बांग्लादेश एक्चुअल में एक आपका ईस्ट पाकिस्तान कहलाता है, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान कहलाता है। वेस्ट पाकिस्तान जो आज का एक्चुअल पाकिस्तान है, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश को बनाया गया था। अब दिक्कत ये थी कि धीरे धीरे चीज़ें वहाँ बदलती चली गई। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो बांग्लादेश के जो लोकल सिटीजन्स थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करते थे। तो भारत की गवर्नमेंट से बांग्लादेश ने कहा कि भाई कुछ तो देखिए, अब पोते हैं हम आपके, कुछ तो सहायता करिए। तो धीरे धीरे वहाँ पे इंडियन की जो रॉ विंग है, जो उसने वहाँ पे एक मुक्ति वाहिनी करके एक संगठन बनवाया, उसको ट्रेनिंग दी, आर्म्स सप्लाई किए, रुपए से सहायता की, और उसके बाद फिर हमला करवा दिया पाकिस्तान के खिलाफ में। उसके बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश से भी मारा गया और यहाँ से भी। कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री आपकी कराची तक चली गई थी और कराची तक ऑक्यूपाइड करने की व्यवस्था थी, लेकिन मानवता का ध्यान रखते हुए कराची उनको लौटा दिया गया और 1971 में बांग्लादेश को एक अलग देश के तौर पे घोषित कर दिया गया। उसके बाद आपका 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, जो कि सियाचिन में चलाया गया था। पाकिस्तान के सोल्जर्स सियाचिन पे कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि देखिए ऐसा था कि सियाचिन वगैरह का जो टेम्परेचर था
वो माइनस में चला जाता है, -50 -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहाँ पे नॉर्मल इंसान नॉर्मल स्वेटर पहन के या जैकेट पहन के वहाँ पे रह नहीं सकता है ना। तो उसके लिए एक अलग से सूट चाहिए होता है, वो हमारे पास नहीं था। तो एक अघोषित आपका नियम था, घोषित नियम नहीं था कि भाई दोनों ही देशों की सेनाएं ठंड के टाइम पे उस पोस्ट को छोड़ के वापस वापस जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति होती है वहाँ चली जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तो है ही है पाकिस्तान, तो उसने वहाँ पे कब्जाना शुरू कर दिया। तो कब्जाना शुरू किया, धीरे धीरे खोजबीन हुई, पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर उसको दबाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। फिर 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ, वो भी कश्मीर में हुआ। लद्दाख का रीज़न है आपका कारगिल ज़िला है, उस जगह पे हुआ है ना। तो उसको जीता गया और धीरे धीरे सीज़ फायर का उल्लंघन तो हो ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी कहानियाँ कभी ख़त्म होंगी नहीं, है ना। इन द प्रेजेंट टाइम 1949 कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, सॉरी क्या पढ़ने लगा मैं। Right from the beginning, India's policy is to settle dispute through peaceful talks and negotiations. In the direction, India has taken measures with focus on political, economic, and cultural exchange. Both the countries have decided to give special importance to person contact between the two countries. In the field of culture and sports, there has been a successful exchange programs and journalism. Journalists and writers from both the countries have begun to visit each other's country. The people of both countries are one, as families of both are settled in India and Pakistan. Even martial relations continue between the families of two nations. Both have signed pact for the movement of people, and the road and rail routes which were closed for years have been once again restored for transportation. There have been economic and commercial agreements between the two, and both are the members of SARC and SAFTA. तो ऐसा ऐसा हुआ था। पाकिस्तान के प्रति भारत की जो नीति थी वो शुरू से आपकी शांतिपूर्ण थी। वो हम लोग पाकिस्तान को अपना बेटा मान के सही तरीके से उससे बातचीत करते थे, उसके साथ समझौता बना के रखते थे कि भाई अगर हमारा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो चाइना तुमको खा जाएगा, साथ में तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा। तो पारस्परिक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश आपकी बातचीत से और राउंड टेबल वार्तालाप से होती रही। इसी दृष्टि से भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों का विस्तार करके कुछ आपके इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए। दोनों देशों ने समझौतों से इस दिशा में पहल भी की। सांस्कृतिक चीज़ों का आदान प्रदान हुआ या कार्यक्रम वगैरह हुए, खेल कूद हुए, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये सारी चीज़ें भी होती रहीं दोनों देशों के बीच में। इन सारी चीज़ों को देख के दोनों ही देश के जो पत्रकार थे या लेखक वगैरह थे, राइटर्स थे, एक दूसरे के देश में आना जाना प्रारंभ करना हुआ। तारीफ़ें हुई, एक दूसरे की तारीफ़ों को पुल बांधे गए। दोनों देशों की जनता एक सी होती रही। अनेक परिवार दोनों देशों में बसे हैं। विवाह संबंध भी होते रहे। सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तान का वो क्रिकेट खिलाड़ी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके साथ शादी ब्याह भी हुआ। जनता के स्तर पर आवागमन की दृष्टि से दोनों देशों ने समझौता किया कि जो बहुत सारी सड़कें और जो ट्रेन्स वगैरह थी जो पहले से बंद थी, जो पहले चलती थी देश की आज़ादी से पहले, उसको फिर से चालू किया जाना चाहिए। तो दोनों देशों ने उसे चालू भी किया। आर्थिक और व्यापारिक समझौते भी हुए। दोनों देश आपके संगठन बना हुआ है सार्क और साफ्टा, उसके सदस्य भी हैं। आगे बढ़ते हैं। The relations between India and Pakistan have been bittersweet. India does not appreciate certain terrorist activities Pakistan includes in IE का क्या होता है? It provides military training, financial aid and arms and ammunition to terrorists who uh, disrupt the peace of India. Many such terrorists caught patrons in Pakistan. India has respectfully
repeatedly asked Pakistan to hand over such people, but to no avail. Pakistan frequently raises the Kashmir issue in various international conferences and in the UN. India opposed these actions of Pakistan. Both countries have nuclear power. Both must resolve the dispute peacefully and should work for global peace. India has taken initiative in this direction. भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आपके कहीं कहीं दोस्ती के भी दिखे, फिर तनाव के भी दिखे। कभी भी अगर कोई आतंकी हमला हो जाता था तो हम क्रिकेट खेलना बंद कर देते थे, आपसी वार्ता होनी बंद हो जाती थी, है ना। पाकिस्तान के कई कार्यों को भारत में पसंद नहीं किया जाता है। पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों का सरगना रहा है। वहाँ उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, एक आपका ISI चलाती है और दूसरा आपका आतंकी संगठन चलाते हैं। तो यही चीज़ देखिए भारत में होती नहीं। भारत में उनके साथ समझौते करने स्टार्ट किए पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में, लेकिन पाकिस्तान अपना दोहरा स्वरूप दिखाने में कभी बाज नहीं आया। आतंकी हमले करवाता था, स्ट्राइक्स करवाता था। आपका चाहे 2008 का आप 26/11 हमला ले लीजिए, है ना, चाहे आप सीज फायर का उल्लंघन ले लीजिए, पुलवामा अटैक देख लीजिए, उरी अटैक देख लीजिए। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से होती चली आई थी। उसके बाद भी भारत पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया था, उसके साथ समझौते करते आया था। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का मुद्दा आपका बहुत अलग अलग जितनी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, कमिटीज़ वगैरह होती हैं, उनके सामने उठाता चला आया, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या सार्क हो, साफ्ता हो। अभी हाल का ही केस है, सऊदी अरब में जाके पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बात को कहा है कि भारत किसी भी टाइम पे हमारे ऊपर दोबारा बॉम्बिंग कर सकता है। जैसे एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का मानना है बिना किसी प्रूफ के वो सऊदी अरब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर बॉम्बिंग कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भारत की आंतरिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, और गवर्नमेंट अपने लोगों को खुश करने के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाएगी, वो हमला करेगी हमारे ऊपर। ये सारी बेसलेस बातें पाकिस्तान आज से नहीं, जब से पैदा हुआ है तब से करता चला रहा है। इसकी फितरत यही है। अपन आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश की तरफ, पाकिस्तान को छोड़ते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश। India was divided into two parts in 1947. At that time, Bangladesh was a part of Pakistan in the form of East Pakistan. Under the leadership of late Mujibur Rahman, a freedom struggle was launched by the people of Bangladesh to free East Pakistan and make it an independent country. In 1971, the movement ended successfully and Bangladesh came into existence. India helped the people of Bangladesh in their struggle against suppression and domination of Pakistan. India was the first country to give recognition to Bangladesh as a nation. जो रिकग्निशन वाला जो भाग है ना, इसको याद रखिएगा, समझाते हैं अभी। इसका बहुत मतलब निकलता है किसी भी देश के लिए। India provided financial, technical and material help to Bangladesh right from the beginning. In January 1972, India provided food grains worth rupees 25 crores and other helps and a loan amount worth 50 lakh pounds. Both developed political, economical and cultural relations. In 1972, both signed historic 25-year agreement. Both agreed on the exchange of economic, commercial issues and joint river commission was set up. There have been difference over some issues between the two. Farakka Dam is one major issue. Apart from it, infiltration from Bangladesh is other problem, as infiltration has caused security problems in India. वही जो बांग्लादेश के जो आतंकवादी हैं या फिर जो भी लोकल रेजिडेंट्स हैं वो बांग्लादेश छोड़ के भारत चले जाते हैं. There have been disputes on Chakma tribals that and on the fencing along borders. The latest issue is the help to terrorists enter from Bangladesh. India has always been in to have good relations with Bangladesh. इंडिया हमेशा कोशिश करता है, लेकिन इंडिया के लिए कोई कोशिश नहीं करता है.
थोड़ा सा कड़ा तो होना पड़ेगा ना हमें भी। 1947 में, पेज आप लोग अपनी सुविधा से पलट लीजिएगा। 1947 में आपका भारत पाकिस्तान दो चीज़ बने। पाकिस्तान आपका जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, वो पहले पाकिस्तान का भाग था। फिर धीरे धीरे जब अत्याचार बढ़ता चला गया और समस्याएं उत्पन्न होती चली गई, तो भारत ने बांग्लादेश की सहायता की और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद बांग्लादेश की स्थिति कोई बेहतर नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा लूटा था उसको। तो इसके लिए 25 करोड़ की सहायता, 25 करोड़ रुपए की जो खाने पीने का सामान होता है, अन्य सामान होते हैं, वो बांग्लादेश को दिया गया। 50 लाख पाउंड की विदेशी मुद्रा लोन के तौर पे बांग्लादेश को प्रोवाइड कराई गई, है ना। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच में 25 वर्ष का एक मैत्री संधि हुआ, जो ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक आर्थिक समझौते भी हुए। साथ में संयुक्त नदी आयोजन भी स्थापित किया गया, क्योंकि बांग्लादेश में नदी आपकी बहुत ज़्यादा है ना। नदी डिस्प्यूट, नदी के बॉर्डर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आपका बांग्लादेश के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए आपका मुक्ति वाहिनी भी बनवाई थी, और इसी के लिए आपका आंदोलन किया, और ये लोग जीते भी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उसको आज़ाद कराने के बाद वो हमारे लिए ही कई मामलों में घातक होता चला जा रहा है। जो वहाँ से घुसपैठ होता है, जितने भी वहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं, वो सब आपके चाहे बंगाल हो, ममता बनर्जी वो एकदम खुलेआम समर्थन करती हैं कि आप आइए, हम आपको यहाँ राशन कार्ड के आधार कार्ड ही बनवा के दे देंगे, रहिए आप आराम से यहाँ पे, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे वो रोहिंग्या के हों, ठीक है। वो चाहे त्रिपुरा हो, वो वहाँ ही बस जाते हैं। असम हो, असम में ही उनका बसना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते ये लोग वहाँ से निकल के यहाँ पे आपके हावी होते जा रहे हैं। दिक्कत इस बात की है, आप आइए, रहिए, मज़े करिए, चले जाइए, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जब ये यहाँ आके टिक जाते हैं, तो हमारी जो जनसंख्या है वो रिपीटली बढ़ती चली जाती है। जिसको हमको रोकना है वो बढ़ती चली जा रही है। जो हमारे जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, वो हमारे देश के लिए है ना। वो जो धर्मशाला थोड़ी है, कोई भी आके यहाँ रुक जाए, उसको हम यहाँ का रहवासी बना दें और आपका पूरा अधिकार हो जाए यहाँ के खनिज संसाधन पे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे जब यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज यहाँ के कम होते चले जा रहे हैं। समस्या ये है। साथ में जो आतंकवादी संगठन हैं, वो भी बॉर्डर डिस्प्यूट में आपका भाग लेते जा रहे हैं। वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, आतंकी संगठन समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। एक फरक्का डैम है, उसकी भी समस्या को लेके है ना। चकमा आदिवासी हैं, जो दोनों देशों के बीच में आपके कांटेदार झाड़ी लगाने के मामले में मतभेद उत्पन्न कर देते। अभी अभी आपका बांग्लादेश और इंडिया के साथ एक करार हुआ था कि जहाँ जहाँ पे बांग्लादेशी ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा रहते हैं, उन गाँवों को एक्सचेंज कर लिया गया था। इसके बाद भी बांग्लादेश नहीं मान रहा है। देखिए, रिकॉग्नाइज वाला जो हमने बोला था कि कोई भी देश बनता है, उसको रिकॉग्नाइज करना न करने पे कितना फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि मान लीजिए जैसे बांग्लादेश बना, ठीक है। बांग्लादेश जैसे ही बना, इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया। अब अगर इंडिया उसको रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश एक देश है, ठीक है। हम पहचानते हैं, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ बांग्लादेश एक देश है। जैसे चाइना आपका नया नया आज़ाद हुआ था, तो इंडिया ने कहा कि हाँ हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पे उभरी है और हम इसको मान्यता देते हैं एक देश की, है ना। तो इसी तरह अलग अलग देश भी उस देश को मान्यता देते हैं कि हाँ हम मान रहे हैं कि चाइना है, बांग्लादेश कोई एक देश है। अगर बांग्लादेश को इंडिया ना माने कि हम तुमको मानते नहीं है, जाओ हम ना मानेंगे तुम एक देश हो, तो दिक्कत ये है बांग्लादेश के साथ में कि ना हम बांग्लादेश के साथ व्यापार कर सकते हैं, ना बांग्लादेश हमारे साथ व्यापार कर सकता है, ना हम उसको हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा ऑफ़र करेंगे, ना वो हमको वीज़ा ऑफ़र करेगा। मतलब हम उसको मानते ही नहीं है ना। जब हम उसको मानते ही नहीं है, तो उसके साथ हमारा क्या व्यवहार, क्या व्यापार है। आपकी सेम कंडीशन एक तरह से है, वो ये है इज़राइल की। इज़राइल आपका मे बी 1948 में बना था। ब्रिटेन ने उसको ज़मीन दी थी कुछ, कि आप फलाने जगह जाके बस जाइए। अब वो अपना एरिया बढ़ा लिया है। तो वहाँ पे जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज़राइल को अभी भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है,
लगभग जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने से मना करती हैं कि भाई हम आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं कि आप एक देश के तौर पे उभरे हुए हैं। तो पाकिस्तान का इज़राइल के साथ में चाह के भी कोई व्यापार नहीं हो सकता है, ना कोई व्यापार हो सकता है, ना ही कोई एक्सचेंज हो सकता है, ना ही कोई घूमने जा सकता है, ना वहाँ से कोई आ सकता है ना। तो ये होता है एक रिकॉग्नाइज करने न करने का घाटा या फ़ायदा। अब आते हैं इंडिया एंड श्रीलंका पे। श्रीलंका से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। रावण था वहाँ पे, प्रभु श्री राम ने मार दिया था बाण, रावण जी निपट गए थे। देख लेते हैं इनको। श्रीलंका is another important neighbor of our country. India's link with Sri Lanka are rooted deep in history and mythology. Sri Lanka is predominantly a Buddhist country. After Lord Ram, महेंद्र एंड संघमित्रा। संघमित्रा अशोक की पुत्री थी और महेंद्र उनके पुत्र थे। महेंद्र का मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, संघमित्रा बस का याद आ रहा था, है ना। तो महेंद्र एंड संघमित्रा, द सन एंड द डॉटर ऑफ एम्परर अशोका, had gone to Sri Lanka to spread the message of Buddhism, are the key historic links between the two. Sri Lanka was also a victim of foreign imperialism. Lanka was ruled by Portuguese, Dutch and later by the British. After Second World War in February 1948, Sri Lanka became an independent state. India has always honored that religion supremacy, freedom and sovereignty of Sri Lanka. Even after freedom, Sri Lanka's Trikamli naval base and कैसे तो नाम रहते हैं इनके, कुतुक नाइक एयरपोर्ट वर अंडर द ब्रिटिश रूल। इसको इतना देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत से श्रीलंका के घनिष्ठ संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है। भगवान राम और उनके बाद सम्राट अशोक के काल में भारत श्रीलंका संबंध प्राचीन इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है। अशोक के पुत्र आपके महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका की यात्रा की थी। तभी से श्रीलंका आपका बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है। श्रीलंका भी भारत के समान आपका विदेशी साम्राज्यवादियों को शिकार था। पहले पुर्तगाल, फिर डच, उसके बाद ब्रिटिश वहाँ पे शासन करने के लिए पहुँचे थे। दूसरा जो वर्ल्ड वॉर था उसके बाद आपका फरवरी 1948 में 1948 में श्रीलंका भी आपका स्वतंत्र हो गया था। भारत ने श्रीलंका की स्वतंत्रता, प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने की घोषणा की थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी श्रीलंका ने क्या कहते हैं इसको, त्रिंकोमाली का नौसैनिक अड्डा और कटुनायके का हवाई अड्डा ब्रिटेन के नियंत्रण में रहने दिया। बहुत से भारतीय नागरिक, विशेषतः तमिलनाडु के लोग श्रीलंका में जाकर बस गए थे और वहाँ चाय और रबड़ के खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। श्रीलंका के बाद भारत के साथ अच्छे संबंध थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी भारत श्रीलंका के साथ पारस्परिक सहयोग और सहायता की नीति का अनुसरण करता चला आ रहा था। लेकिन भारत श्रीलंका संबंध घनिष्ठ और अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच में कुछ समस्याएं भी हैं। दोनों देशों के संबंधों का प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी समस्या ये है कि श्रीलंका में जो भारतीय मूल के रहने वालों की है, ये भारतीय मूल के निवासी ब्रिटिश शासन काल से ही आपका रबर और चाय का खेती या काम करने के लिए श्रीलंका जाते रहे हैं और वहाँ बसते चले जा रहे हैं। प्रारंभिक काल में तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद श्रीलंका का जो सिटीजनशिप एक्ट है 1948 और श्रीलंका संसदीय नियम 1949 के बाद अधिकांशतः प्रवासी भारतवासियों को नागरिकता और मताधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब कि ना उनको नागरिकता दी जा रही थी और ना ही उनको वोट करने का अधिकार दिया जा रहा था। ये समस्या अभी सबसे बड़ी है। अभी के कुछ वर्षों में श्रीलंका में जो भी जातीय संघर्ष भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। श्रीलंका में बसे तमिल आपके माइनॉरिटी हो गए हैं या अल्पसंख्यक हो गए हैं। अधिकतर तमिल श्रीलंका के उत्तरी भाग में जाफना जिले में रहते हैं। जो आपका एक वॉर हुई थी
उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है मद्रास कैफ़े। वो यहीं की एक वॉर थी श्रीलंका में, जाफना जाफना पे भी जाफना करके जो इलाका है यहाँ पे आपकी वॉर इम्प्लीमेंट हुई थी। श्रीलंका में तमिल लोगों का बहुत बड़ा जो वर्ग है वो पृथक तमिल राज्य की मांग करता रहा है। तभी यही आपकी जो तमिल समस्या है, तमिल समस्या की वजह से भारत और श्रीलंका में तनाव की स्थिति बनी हुई है। समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने कई बार श्रीलंका की सहायता की भी है, आगे भी कोशिश की जा रही है। जुलाई 1987 में दोनों देशों के बीच में हुए समझौते के अंतर्गत भारत ने श्रीलंका को आंतरिक जाति समस्या सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना भेजकर सहायता भी की है। सारी चीज़ें हैं, समस्याएं कहाँ नहीं है। अगला है आपका इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार आज का, बर्मा पहले का। Myanmar is situated in the eastern frontier of India. India traditionally has close and friendly relations with Myanmar. Recently, steps have been taken to increase India's trade with Myanmar. There have been problems of smuggling between the two. This resulted in illegal crossing of borders. During the visit of the Indian Prime Minister to Myanmar in 1987, India and Myanmar resolved to cooperate in checking drug smuggling and other unlawful activities on their borders. At present, India and Myanmar have cordial relations. म्यांमार भारत की ईस्टर्न सीमा पे स्थित है, या पूर्वी सीमा पे अपना एक पड़ोसी देश है। भारत के म्यांमार से आपके परंपरागत दोस्ती वाले रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए समझौते किए गए हैं। दोनों देशों के बीच में स्मगलिंग की जो प्रॉब्लम है वो विद्यमान है। अवैध रूप से आपकी सीमाओं को पार करने की घटनाएं होती चली जाती हैं। यहीं से आपके जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो आपके भारत में आके बस जाते हैं, ये भी एक समस्या है। तभी आपकी जो NRC और CAA वाला सीन है वो आपका हुआ है। NRC और NPA वाला जो सीन है वो इन्हीं लोगों के लिए है कि भाई आप हमारे देश में नहीं, आप देश के नहीं हैं, कागज़ दिखाइए, और अगर कागज़ है आपके पास तो रहिए, कागज़ नहीं है तो आप लौट जाइए अपने देश पे। तो 1987 में जब भारत के प्रधानमंत्री म्यांमार गए थे, उस समय भारत और म्यांमार के बीच में जो भी नशीले पदार्थ थे उनकी जो इलीगल तस्करी थी और अवैध कार्यों को नियंत्रण करने के लिए एक दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए संकल्प लिया था, प्रावधान बनाया था, कुछ गाइडलाइंस निकाली गई थी। वर्तमान में भारत और म्यांमार के बीच में दोस्ती है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर है आपका इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के साथ हमारे क्या संबंध है उनके बारे में हम अगली जानकारी लेंगे। ओके।